Assalamu alaikum dear friends, how are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Welcome to my channel Poly Subject Lectures. Friends, today I will discuss about the poem Daddy, which is written by Sylvia Plath. Sylvia Plath was an American poet, novelist and short story writer. Sylvia Plath American poet थी जो कि पोइट्री लिखती थी, नॉवलिस्ट थी, नावल लिखती थी एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करती थी. शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर नावल द बेल जार एंड हर पोइट्री कलेक्शन इंक्लूडिंग एरियल. सबसे मेन जो उनका वर्क है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनका वर्क है नावल द बेल जार और उनकी पोइट्री कलेक्शन जो है एरियल. उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं. वो बोस्टन में पैदा हुई थी 1932 में एंड 1963 में उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 30, जब वो बहुत ज़्यादा यंग थी. आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम टेड ह्यूज उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली थी. शी वाज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट एंड वन अ स्कॉलरशिप टू अटेंड स्मिथ कॉलेज. वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, जीनियस थी. उनको कॉलेज अटेंड करने के लिए, लाइक कॉलेज में स्टडी करने के लिए उनको स्कॉलरशिप दिया गया था. फिर जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली तो उसके बाद उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है लाइक एजुकेशन हासिल करने के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दिया गया. वेयर शी मैट विद फेलो पोइट टेड ह्यूज जो कि उसका हस्बैंड है. जब उसकी शादी हुई तो तब 1962 का जो है यह चल रहा था. उसके बाद शादी के बाद के दो बच्चे हुए, एक का नाम था फ्रीदा एंड दूसरे का नाम था निकोलास. अब ये जो पोएम है डैडी, ये सिल्विया और उसके बाप जो ओटो प्लाथ था, उसके फादर का नाम था ओटो प्लाथ, उसके कम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में बताती है. इसकी मदर जो थी ओरेलिया प्लाथ फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंपटीशन विद हर मदर हु वाज स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड एम्बिशियस वूमेन. ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस वूमेन थी, ठीक है. आफ्टर सिल्वियाज फादर डाइड व्हेन शी वाज 8 years old, ओरेलिया बिकम द प्राइमरी caregiver ऑफ सिल्विया एंड हर यंगर ब्रदर वैरन. ठीक है, इनका एक भाई था और एक ये उनकी बेटी थी ओरेलिया प्लाथ की. आज हम डिस्कस कर लेते हैं पोएम के बारे में. डैडी इज़ अ पोएम रिटन बाय अमेरिकन पोइट. इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वेंशनल पोइट सिल्विया प्लाथ. The poem was written on October 12, 1962, 4 months before her death and 1 month after her separation from Ted Hughes. ये जो पोएम थी ये सिल्विया प्लाथ के ज़रिए लिखी गई थी और ये कन्वेंशनल पोइट्री जिसमें वो अपने और अपने बाप के रिलेशनशिप के बारे में बताती है. उसके बाद ये जो पोएम है ये अक्टूबर 12 में लिखी गई थी, 1962 में पब्लिश हुई थी. ये पोएम उन्होंने अपनी डेथ से 4 माह पहले लिखी और जब वो सेपरेट हो गई थी टेड ह्यूज से और 1 माह बाद, यानी 1 माह बाद अपनी सेपरेशन के उन्होंने ये पोएम लिखी. उसके बाद हम पोएम को जो है लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं. आपको मैं काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं, जो इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए, ओनोमेटोपिया, तमाम तर सिम्बोलिज़म, जो एलेगरी यूज़ की, एलुजन यूज़ की, तमाम तर जो इन्होंने जो पोइटिक टेक्निक्स जो यूज़ किए हैं उसके थ्रू मैं आपको समराइज़ करके बताऊंगी कि किस तरह से इन्होंने अपनी पोएम को लिखा, कंपोज़ किया, अपने फादर और अपने कम्प्लेक्स रिलेशन के ऊपर इस पोएम को लिखा. लाइन है वो अपने बाप की लाइक इनएबिलिटी टू वायलेट मोर. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करती हैं. वो कहती हैं यू डू नॉट डू. अब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि अब उसके वालिद की डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है. ठीक है, वो कह रही है कि अब तुम मुझ पे और ज़्यादा वायलेशन नहीं कर पाओगे एनी मोर, कभी भी. ब्लैक शू इन विच आई हैव लिव लाइक अ फुट. वो कह रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ऐसे गुजारी है जैसे कि मैं कोई पैर हूँ और एक काले जूते के अंदर बंद है जो कि मूव नहीं कर सकता. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने थ्रू आउट द पोएम जो है ब्लैक कलर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया. ये उन्होंने सिम्बोलिज़म के तौर पे यूज़ किया. वो अपने और अपने बाप के दरमियान कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बता रही है. उसके बाद नेचर ऑफ ऑपरेशन को बता रही है. उसके बाद अपने बाप की कह सकते हैं कि एक जो चॉटिक नेचर होती है ना, क्योटिक नेचर, उसको ये शो कर रही है. ठीक है,
For 30 years, poor and white, barely daring to breathe और अच्छू। अब यहाँ पे वो कह रही है, उन्होंने कहा ना कि 30 ईयर 30 साल तक, अब वो अपनी पूरी लाइफ को, क्योंकि वो 30 साल तक ज़िंदा रही थी, अपनी पूरी लाइफ के सर्कल को बता रही है कि ना सिर्फ वो जब छोटी थी, जब अपना उसका चाइल्डहुड था, ना सिर्फ तब बल्कि अपनी शादी के बाद भी वो बिल्कुल ऐसे ही रही है जैसे उसके बाप ने उसके साथ ट्रीट किया। वो कहती है कि बेरली डेयरिंग टू ब्रीथ और अच्छू, यहाँ पे ये जो अच्छू का वर्ड है ना, ये उसने ओनोमेटोपिया के लिए यूज़ किया है, ठीक है, यानी किसी भी साउंड को सिम्बलाइज, जैसे हम छींक लेते हैं तो अच्छू की आवाज़ आती है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये कहती है कि मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके सामने सांस लूँ, ब्रीथ सांस लूँ या फिर छींकूँ, स्नीजिंग, ये जो अच्छू का वर्ड है स्नीजिंग के लिए यूज़ किया है, यानी अपने बाप के जो एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप था दोनों के दरमियान, उस चीज़ को वो बता रही हैं कि अपने बाप के सामने वो इतना डरी हुई थी, इतना डरी हुई थी, अपने नेचर ऑफ फेयर के बारे में बता रही हैं कि वो इतना डरी हुई होती थी कि वो ना ही सांस ले सकती थी और ना ही कभी उनके सामने छींक सकती थी। उसके बाद वो बताती हैं, डैडी आई हैव हैड टू किल यू, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम। वो कह रही हैं कि डैडी मुझे आपको मारना ही पड़ता, मुझे आपको मारना ही पड़ता, मगर आप मर गए इससे पहले कि मैं आपको मार देती। अब यहाँ पे यानी जैसे एक एंड ऑफ कैपेसिटी होते हैं ना किसी चीज़ में, यहाँ पे वो एंड ऑफ कैपेसिटी को शो कर रही हैं कि वो कहती हैं कि अगर आप ना मरते ना तो मैं आपको मार ही देती, लेकिन मेरे मारने से पहले आप मर गए, ठीक है। उसके बाद जो है इसी ही स्टैंजा में वो अपने बाप के अपीयरेंस के बारे में बात करती हैं। मार्बल हैवी अ बैग फुल ऑफ गॉड, घॉस्टली स्टैचू विद वन ग्रेट टॉ बिग एज ए फ्रिस्को सील। अब यहाँ पे वो कह रही है कि उसका जो फादर है उसको डिस्क्राइब करते हुए कहती हैं कि उसका बाप जो है वो बिल्कुल मार्बल की तरह हैवी था और भारी भरकम था, ठीक है। जो मार्बल हम घरों में यूज़ करते हैं, इस तरह से मार्बल जैसे पत्थर होते हैं सख्त टाइप के और भारी भरकम जो पत्थर होते हैं, अपने बाप को उससे रिलेट कर रही है। अ बैग फुल ऑफ गोड, और जैसे वो कहती है कि खुदा जब किसी पे कहर बरसाता है तो वो आगे से इंसान को नहीं देखता कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, बस उसने कहर बरसाना होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सम टाइम ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लोग जो है लोगों के सामने मर रहे होते हैं, लेकिन लोग वीडियोज़ वगैरह बनाने में मसरूफ़ होते हैं, तो उनको इस चीज़ से कोई नहीं होती। घॉस्टली स्टैचू विद वन ग्रेट टो बिग एज ए फ्रिस्को सील। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि वो एक डरावनी मूर्ति की तरह थी जिसकी एक पाँव की उंगली फ्रिस्को सील की तरह बड़ी हुई थी। फ्रिस्को सील कैलिफोर्निया में एक बड़ी मछली होती है, उससे उसने अपने बाप का जो एक टो है, जो पाँव का जो अंगूठा होता है, उससे रिलेट किया, क्योंकि इसके जो फादर थे उनको डायबिटीज़ थी और इसकी वजह से वो अपना कोई ख़ास केयर नहीं करते थे, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो इसी वजह से उनका जैसे होता है ना समटाइम कि जिनको ये डिज़ीज़ होती है डायबिटीज़ की, तो उनको इस तरह से दाने वगैरह इस तरह की तमाम तर चीज़ें निकलती, फिर हील नहीं हो सकती, तो वो बिल्कुल अपनी केयर भी नहीं करते थे। तो इस तरह वो कह रही है कि उनके पाँव की एक उंगली बिल्कुल कैलिफोर्निया में जो बड़ी मछली होती है उसकी तरह बड़ी हुई थी। देन नेक्स्ट भी अभी वो अपीयरेंस को ही बताएगी। एंड ए हैट इन द फ्रैकिश अटलांटिक वे इट पोज बीइंग ग्रीन और ब्लू इन द वाटर्स ऑफ ब्यूटीफुल नॉजिट आई यूज टू प्रे टू रिकवर यू एज ड्यू। अब यहाँ पे वो कह रही है कि उन अपने बाप का जो सर है, जो हेड है, वो अटलांटिक ओशन के पास था, लाइक इतना ज़्यादा जैसे वुसअत, जैसे हम किसी समंदर को देखते हैं तो हमें एक वहशत सी होती है कि यानी इसकी इतनी डीपनेस है और इसमें इतनी ज़्यादा जैसे वेल वगैरह, मछलियाँ वगैरह, इस तरह की तमाम तर चीज़ें होती हैं जो इंसान को निगल जाती हैं। तो बिल्कुल वो उस वहशत जो है ना उसकी वो बयान कर रही है। वेयर इट पोज बीन ग्रीन ओवर ब्लू, यानी जहाँ पे नीले रंग और हरे रंग आपस में, यानी जो पानी होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं। आई यूज़ टू प्रे टू रिकवर यू। वो कहती है कि मैं आपके ठीक होने के लिए भी दुआ मांगती थी, जब मतलब वो बीमार थे तो अपने वालिद की सेहतयाबी के लिए वो दुआ भी मांगती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो ना सिर्फ हमेशा उसने हेट किया बल्कि वो एलिमेंट ऑफ लव भी था, अपने फादर को लव भी करती थी और एट अ सेम टाइम डेथ भी हेट भी करती थी। उसके बाद वो कहती एच ड्यू, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है ओ यू।
In the German tongue, in the Polish town, Zagreb fled by the ruler of wars. But the name of town is common, my Polak. अब इस स्टैंजा में वो कह रही है कि उसका जो बाप है ना वो एक जर्मन था, लेकिन उसे टाउन का नहीं पता, यानी पोलैंड के किस कस्बे में रहे हैं उनको उसको ये नहीं पता, जहाँ पे सिर्फ जैसे नाज़ी लोग थे, जैसे हिटलर थे, जहाँ पे सिर्फ वॉर 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 ही चलती रहती थी। फिर वो कहती है कि मुझे एक फ्रेंड ने बताया है कि ये जो माई पोलक फ्रेंड, उसके एक फ्रेंड ने उसे बताया है कि ये जो टाउन था ना उसका नाम एक कॉमन था, लाइक जैसे दूसरे टाउन्स होते हैं, जैसे टाउन के नेम रखे हुए होते हैं, तो वो बिल्कुल एक कॉमन नेम था, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो किस मतलब एक जैसे आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये टाउन था, उस टाउन का नेम नहीं पता, वो भी उसके फ्रेंड ने बताया। सेज देर आर ए डजन ऑफ टू, अब यहाँ पे माई पोलक फ्रेंड से आगे है सेज देर आर अ डजन और टू, उसने कहा कि यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से हो सकते हैं। सो आई नेवर कुड टेल वेयर यू, वो कहती हैं कि सो इसलिए मैं ये भी नहीं बता सकती कि तुम जो है ना पोलैंड के किस कस्बे से थे। पुट योर फूड योर रूट, यानी तुमने अपनी इब्तदा जो है वो कहाँ से की। आई नेवर कुड टॉक टू यू, अब फिर हिंड्रेस की हेजिटेशन की बात करी। आई नेवर कुड टॉक टू यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाई। द टंग स्टक इन माई जाज, जब मैं बात करने लगती थी कभी भी तो मेरी जो ज़बान थी वो मेरे जबड़ों में ही फंस कर रह जाती थी। फिर नेक्स्ट वो कहती है इट्स स्टक इन अ बार्ब वायर स्नेयर, अब ये जो बार्ब होता है जैसे कांटे वाला जो तार होता है उसको कहते हैं, और स्नेयर कांटे जैसा, मतलब वो भी ऐसे ही होता है जाल बना हुआ। इट्स स्टक इन अ बार्ब वायर स्नेयर, यानी उसकी ज़बान जो है ना बिल्कुल ऐसे ही फंस जाती थी जैसे कोई कांटे वाला तार हो, ठीक है, कांटे वाला तार हो। और फिर उसकी आवाज़ कैसे निकलती थी, इच 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 इच, ये भी ऑनोमेटोपिया ही यूज़ किया हुआ है। आई कुड हार्डली स्पीक, वो कहती है कि मैं बहुत बामुश्किल ही बोल पाती थी, यानी ये जैसे जब वो बोलने लगती थी इतनी हिंड्रेस होती थी, इतनी उसे हेजिटेशन होती, इतना फेयर था कि वो जो है ना प्रॉपरली बोल भी नहीं सकती थी। आई थॉट एवरी जर्मन वाज यू, अब यहाँ पे वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि हर जर्मन आप ही हो, जैसे हिटलर था बहुत ज़्यादा लाइक वैश्या टाइप का इंसान, जो कि मारने में कोई जैसे एक बहुत ज़्यादा कोहेरेंस रखता था, और एंड द लैंग्वेज ऑफ सेंस, और वो कहता है कि ये जो वो कहती है कि जर्मन की जो लैंग्वेज है ना वो भी मुझे बहुत डर्टी सी लगती है। एन इंजन, वो कहती है कि वो ज़बान जो है उसको आप यहाँ पे अगर देखें तो वो जर्मन जो लैंग्वेज है वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा डर्टी है, और उस ज़बान को वो इंजन के साथ कंपेयर कर रही है। कॉफिंग मी ऑफ लाइक अ ज्यू, वो कहती है कि बिल्कुल मुझे ये एक ज्यू की तरह जैसे फंसा के कोई चीज़ को रख देते हैं। ज्यू टू डैचो एस्ट्रिच एंड बेल्सन, ये कंसंट्रेशन कैंप है जहाँ पे ज्यूज़ को ले जाया जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं बिल्कुल मैं भी ऐसे ही हूँ जैसे हिटलर है और उसके अंडर कंसंट्रेशन कैंप के अंदर रह रही हूँ, यानी वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वायलेशन होता था, बहुत ज़्यादा उनको जो है हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर जुल्म किया, ओप्रेस किया जाता था उनको। आई बिगेन टू टॉक लाइक अ जू, और समटाइम मैं सोचती हूँ आई थिंक आई मे वेल बी अ जू, वो कहती है कि समटाइम मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं जू यानी जो जू लैंग्वेज है उनकी तरफ बोलने लग जाऊँगी और बिल्कुल उनकी तरह ही हो जाऊँगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वो कहती है द स्नोज ऑफ द टायरल द क्लियर बेयर ऑफ वाइना, सॉरी ये जो अब यहाँ पे आगे वो टारल माउंटेन की बात करती है, स्नो की बात करती है, जब ये माउंटेन है वो उसका जिक्र करते हुए कहती है कि उसकी जो स्नो है जो कि जर्मनी के बॉर्डर पर है वो, और वाइना की जो शराब है वो इतनी क्लियर और प्योर नहीं रही, आर नॉट वेरी प्योर और ट्रू, बिल्कुल ना ही प्योर और ना ही सच्ची। विद माई जिप्सी ancestors and my wild look and my टैरक पैक ऑफ माई टैरक पैक आई मे बिट बी आ जू, अब यहाँ पे वो कह रही है कि मेरी कोई दादी या नानी या कोई जिप्सी रही होगी, वो उनका नेम ले रही है। एंड माई टैरक पैक यानी पैक ऑफ कार्ड्स होता है जो कि जिप्सीज अपने पास रखते हैं। अब इसको हम जैसे टैरक पैक होते हैं ये फ्यूचर भी बताते हैं, जैसे समटाइम कोई पैक होता है जैसे कोई उठाता है कोई लाइक हम कह सकते हैं कि कोई जैसे कार्ड्स होते हैं फ्लैश कार्ड, इस तरह के वो कार्ड्स बने होते हैं और उनके ऊपर कोई पर्सन जैसे उठाए तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आपके फ्यूचर में ये होगा, आपके साथ ये होगा, आपके साथ ये होगा, ठीक है। तो आई मे बी बीट आ जू, और मुझे लगता है कि मैं जू हो जाऊंगी। फिर वो नेक्स्ट कहती है
आई हैव ऑलवेज बीन स्कैर्ड ऑफ यू। वो कहती है कि मैं हमेशा आपसे डर के रही हूँ, ठीक है, कभी उनके सामने बोल नहीं पाई, ठीक है। एंड योर नीट मोस्टैचे एंड योर आर्यन आइज ब्राइट ब्लू। और वो कहती है कि मुझे हमेशा आपकी अपीयरेंस से, यहाँ पे विद योर लफ्ट वाफे एंड योर गोबल्डिगो, यानी उनकी जो अपीयरेंस है वो उनसे हमेशा मतलब डरी रही है। उनकी जो एक नीट मस्टैची, यानी यहाँ पे मूँछों के लिए लिया गया कि उनकी मूँछें इतनी लंबी थी। एंड योर आर्यन आइज ब्राइट ब्लू, और उनकी आंखें जो थी वो ब्लू थी उस वक्त, क्योंकि जो जिनकी ब्लू आंखें थी उनको सुपीरियर समझा जाता है, यानी ऐसे डिक्टेटर जैसे होता है ना, गवर्नमेंट को पावर मिल जाए तो उस पावर का गलत इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं डिक्टेटर। तो वो बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह थे और उनकी आंखें भी बिल्कुल ऐसे ही थी। पेंजर मैन ओ यू। अब यहाँ पे वो अपने फादर को पेंजर मैन कहती है, ठीक है। पेंजर मैन वो होता है जो कि नाजी वार मशीन में जो काम करता है, यानी जब वॉर हो रही होती है तो उसमें टैंक चलाता है, यानी टैंक ड्राइवर होता है, उसको कहते हैं पेंजर मैन ओ यू। यानी इसके पास बहुत ज़्यादा एक डिक्टेटरशिप होती है कि ये जिस तरह से चाहे अपना काम कर सकता है, ठीक है। नोट गोड बट अ स्वास्टिका। अब वो यहाँ पे कह रही है कि नोट गोड डैडी, आप खुदा तो नहीं हैं पर आप में खुदा जैसी एट्रीब्यूट ज़रूर हैं। स्वास्तिका ये एक हम कह सकते हैं कि एक साइन होता है, जैसे क्रॉस, जैसे हमारी आर्म्स होती हैं, आप निकाल के देखें जैसे हिंदू में वो यूज़ किया जाता है, तो उसको कहते हैं स्वास्तिका। सो ब्लैक नो स्काई कुड स्क्वीज थ्रू। आप इतने काले हैं कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे रात के वक्त आसमान जो है जिसके थ्रू कोई चीज़ गुजरे भी सही तो वो नज़र नहीं आती, उसके ब्लैक होने की वजह से। ब्लैक मैंने आपको पहले भी बताया, इसने काफ़ी बार जो है ब्लैक वर्ड यूज़ किया है, इस वजह से ये सिम्बलाइज करना चाहती है नेचर ऑफ ऑपरेशन को, अपने और अपने बाप के कम्प्लेक्स रिलेशन के बारे में। एवरी वुमेन अडोर्स अ फासिस्ट। अब वो कहती है कि हर औरत जो है वो डिक्टेटर पर्सन को ही पसंद करती है, यानी जो डिक्टेट उसको एक राह पे लगा सके, उसको वॉयलेट कर सके, वो बिल्कुल एक औरत जो होती है ना वो बिल्कुल उस पर्सन को पसंद करती है जो कि एक पपिट मास्टर होता है, ठीक है। द ब्रूट इन द फेस, द ब्रूट। अपने बाप को यहाँ पे ब्रूट कह रही है, ब्रूट हार्ट एंड द ब्रूट लाइक यू, ठीक है। यू यानी औरतों के बारे में बता रही है कि वो बिल्कुल ऐसे ही मतलब पसंद करती हैं जो कि ब्रूट होते हैं, और बिल्कुल ब्रूट हार्ट जिनके दिलों में कोई जो है हिस्स नहीं होती बल्कि बेहिस्सी सी होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम हो। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में कहती है, यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड डैडी इन द पिक्चर आई हैव ऑफ यू। इनके जो फादर थे, यहाँ पे ये रेफरेंस लिया गया है, इनके जो फादर थे वो टीचर भी थे बायोलॉजी के, और उन्होंने अपने ही स्टूडेंट्स के साथ शादी की थी। यू स्टैंड एट द ब्लैक बोर्ड डैडी। अब यहाँ पे वो ब्लैक बोर्ड का जो वर्ड है ये भी उसने ब्लैक बोर्ड के लिए ही यूज़ किया है, यानी उनकी टीचिंग प्रोफेशन की तरफ भी इशारा है। इन द पिक्चर आई हैव यू, अब यानी वो टीचिंग प्रोफेशन में थे तो उस दौरान उन्होंने कोई पिक वगैरह बनाई हुई होगी, तो अब वो पिक को देख के जो है उस चीज़ को बयान कर रही है। वो कह रही है, अ क्लेफ्ट इन योर चेन इंस्टीड ऑफ योर फुट बट नो लेस अ डेविल फॉर दैट, नो नॉट एनी लेस द ब्लैक मैन हु। अब यहाँ पे वो कह रही है कि मेरे पास जो तुम्हारी तस्वीर है मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जो क्लेफ्ट कहते हैं डिम्पल को, ठीक है, जो तुम्हारी चिन में जो डिम्पल है वो तुम्हारे पाँव में होना चाहिए, क्योंकि जो शैतान होता है ना उसके पाँव पर क्लेफ्ट होते हैं, इस वजह से वो कह रही है कि अभी भी तुम किसी शैतान से कम नहीं हो, नोट यू, तुम नहीं हो किसी कम, एनी लेस द ब्लैक मैन, और ना ही किसी ऐसे पर्सन से जो कि बहुत ही ब्लैक हो, हु बिट माई प्रीटी रेड हार्ट इन टू, जिसने मेरे दिल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी रेड जो है, रेड हार्ट मोहब्बत से लिबरेज, यानी वो मोहब्बत करती थी अपने फादर के साथ, लेकिन उसका फादर जो है वो कभी उसको बिल्कुल ऐसे मोहब्बत या कोई आशनाई से कुर्बत हासिल नहीं हुई। आई वॉज 10 व्हेन दे बरीड यू। अब वो कह रही हैं कि मैं 10 साल की थी जब तुम मर गए, जब तुम्हें जो है दफन किया गया। एट 20 आई ट्राई टू डू, और अब 20 साल के बाद जो है मैं मरने की कोशिश कर रही हूँ। इन्होंने काफ़ी टाइम जो है वो सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार इन्होंने स्लीपिंग पिल्स खाए अपनी मदर के, उसके बाद कार एक्सीडेंट करने की भी कोशिश की ताकि वो मर जाए, लेकिन बच गई थी। और एंड में इन्होंने जो है मोनोऑक्साइड जो एक
कह सकते हैं कि एयर है उसको जला के, जैसे सिलेंडर होते हैं और ये चूल्हे वगैरह होते हैं, उनकी जो गैस होती है उससे दम घुटने की वजह से इनकी डेथ हुई थी। एंड गेट बैक 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 टू यू, और मैं तुम्हारी तरफ आने की कोशिश कर रही हूँ। आई थॉट इवन द बोन्स वुड डू। अब यहाँ पे वो कह रही है कि मैं तुम्हारे पास आने की इस वजह से कोशिश कर रही हूँ कि शायद मरने के बाद मेरी हड्डियाँ आपकी कुर्बत हासिल कर सकें। बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सैक। लेकिन अब यहाँ पे अपनी वालदा का जिक्र कर रही है कि इन्होंने इसको बचा लिया था, ठीक है। एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू, और बिल्कुल मुझे एक ग्लू की तरह चिपका दिया गया। एंड देन आई न्यू वट टू डू, और तब मैं जानती थी मुझे क्या करना है। आई मेड अ मॉडल। अब यहाँ पे अपने फादर को कह रही है आई मेड अ मॉडल ऑफ़ यू, मैंने तेरे जैसा बंदा ही अपना मॉडल बनाया है। यानी उन्होंने जो शादी की थी टेड ह्यूज के साथ, वो भी बिल्कुल उनके फादर की तरह थे, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही इनको ट्रीट किया। और पहले उनके साथ लव करते थे, फिर बाद में अनफेथफुल हो गए थे। उनके साथ उनको कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, क्योंकि उनके काफ़ी औरतों के साथ अफेयर्स थे। इस वजह से फिर इनका शादी के सिर्फ 1 या 2 साल ही बहुत ज़्यादा खुशी से गुजरे होंगे। अदरवाइज़ फिर जब इन्होंने देखा कि इनके जो हस्बैंड है वो किसी और औरत में जो है वो इंटरेस्टेड हैं, तो इन्होंने उस वक्त बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई थी, डिसल्यूजन हुई थी। फिर इन्होंने जो है वो अपने आप को अलग कर लिया था उनसे। अ मैन इन ब्लैक विद अ मैन कैम्प लुक। मैन कैम्प जो है ये मतलब हिटलर की लिखी हुई किताब है, जिसमें ये बताता है कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा, ठीक है। ये अलूजन लिया गया यहाँ पे। तो वो अपने बाप को कह रही है कि मैंने तुम्हारे जैसा बंदा ही मैंने अपना मॉडल बनाया है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही ब्लैक है, बिल्कुल एज डू। अच्छा स्टूडेंट, ये जो नेक्स्ट 3 स्टैंजाज हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बना दूँगी, क्योंकि मुझे सिम्बोलिज़म पे भी वीडियो बनानी है। उसके बाद इसके थीम्स को भी मैंने डिस्कस करना है, तो फिर वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। वीडियो को यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। आपको कोई एस्पेक्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।